सुप्रभात मेरे भाई और बहनों। तो भाई बिजनेस स्टडीज की जब भी तुम लोगों से मैं बात करता हूं, तुम हमेशा सबसे बड़ी प्रॉब्लम आके बताते हो कि भैया इतना बड़ा थ्योरी सब्जेक्ट है, कैसे याद करें, आगे का पढ़ते पीछे का भूल जाते हैं। भाई आज की वीडियो में मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं कि बाय एंड ऑफ दिस वीडियो तुम्हें 3 स्टेप गाइड दे रहा हूं, जिसके बाद तुम कभी बिजनेस स्टडीज नहीं भूलोगे। आज एग्जाम के लिए छोड़ो, 10 साल बाद भी तुम्हें चीजें याद रहेंगी, मेरी गारंटी है। ठीक है, तो विदाउट फर्दर डू सबसे पहले आ जाते हैं हमारे फर्स्ट स्टेप पे। स्टॉप मगिंग, यानी कि रटना बंद कर दो। भाई मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूं, तुम्हें शायद बात सुन के बुरा लगे, बट अगर तुम सारा का सारा जो बिजनेस स्टडीज में लिखा हुआ पार्ट है ना, उसे लाइन बाय लाइन याद करने की कोशिश करो, तुम एक गधा मजदूर हो। ध्यान से सुन लो, ठीक है। तुम सिर्फ मजदूरी कर रहे हो, और एक ऐसी मजदूरी कर रहे हो कि तुम्हारे बिजनेस स्टडीज में भी नंबर नहीं आएंगे और दूसरे सब्जेक्ट के लिए टाइम नहीं बचेगा, क्योंकि यार इतनी बड़ी थ्योरी है, इतनी मोटी किताब है, अगर सब कुछ ही याद करने बैठ गए तो भाई काम बनेगा ही नहीं। दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए कब टाइम निकालोगे? और बोर्ड्स हो चाहे सीयूईटी, क्वेश्चन केस स्टडी बेस आते, कॉन्सेप्चुअल आते हैं। अगर तुम सब कुछ याद ही करने रटने ही बैठ गए तो तुमसे वो क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व होंगे। ये बेवकूफी है। तो भाई रटना तो बिल्कुल भी नहीं है। तो भैया करना क्या है ये भी तो बता दो। तुम्हें क्या करना है, अपने जो भी एनसीईआरटी में हमेशा रिकमेंड करता हूं, क्योंकि बोर्ड्स और सीयूईटी दोनों में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आते हैं, और मैं खुद हमारे चैनल पे प्रॉपर एनसीईआरटी से ही पढ़ाता हूं। पॉइंट बीइंग, तुम चलो किसी भी बुक से पढ़ रहे हो, पर तुम्हें सारा का सारा थ्योरी पार्ट समझना है और अपनी लैंग्वेज में लिख के आना है। अब एग्जांपल के तौर पे हमारा स्टाफिंग प्रोसेस में सबसे पहला क्या आता है स्टेप, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। अब भाई उसका तुम पूरा पैराग्राफ अगर बुक से आकर रट रहे हो तो ये स्टूपिडिटी है। तुम्हें सिंपल सी इसकी बात समझ में आती है ना कि इसमें हम करते क्या है कि भाई हम जाके देखते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के हिसाब से हमें कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है और कितने लोग ऑलरेडी करंटली हैं ऑर्गेनाइजेशन में, और फिर जो भी डिफरेंस होता है कि भाई हम देखते हैं कि इतने चाहिए थे, इतने हैं ऑलरेडी, तो उसको माइनस किया और फिर निकाल लिया, इतने लोगों को हमें जाके आगे हायर करना है। तो इसको तुम अपनी भाषा में इंग्लिश में लिख के आओ ना कि क्या है इसकी इंग्लिश। बहुत सिंपल ही तो है। टू फुलफिल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स वी गो एंड एस्टिमेट हाउ मेनी पीपल आर करंटली वर्किंग विद अस एंड हाउ मेनी पीपल आर रिक्वायर्ड। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम पूरा एनालिसिस करते हैं एंड देन वी गो एंड हायर द डिफरेंस बिटवीन द पीपल वी हैव एंड द पीपल वी नीड। राइट, अपनी भाषा में किसी भी तरीके से लिखाओ। पर अब इसमें एक और बहुत बड़ा चैलेंज कहते हैं बच्चे आके कि भैया मेरे को ना आंसर आता भी होता है, अगर मैं इस टेक्निक को फॉलो भी करूं तो मेरे दिमाग में आंसर है, बट मैं उसको लिखना नहीं आता मुझे। भाई इसका सिंपल सा सॉल्यूशन दे रहा हूं तुम्हें, बहुत सिंपल। 10 मिनट क्या करना है, कोई भी रैंडम न्यूज़पेपर उठा के सुबह सुबह पढ़ना है और 10 मिनट किसी भी रैंडम टॉपिक पे आपको लिखना है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। तुम्हें सबसे पहले आलस आ रहा होगा, अरे भैया यार ये चीज करनी पड़ेगी बिजनेस स्टडीज के लिए। भाई सुनो मेरी बात, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, अकाउंट, कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, अगर तुमने ये सिर्फ स्किल सीख लिया, जहां पे तुम्हें आंसर अगर तुम्हारे दिमाग में है, उसे तुमने ये देख लिया कि भाई कैसे लिखते हैं अपनी भाषा में, भाई तुम्हारे सारे सब्जेक्ट में, बिजनेस स्टडीज में तुम्हारा 80% काम वहीं खत्म हो चुका है। ये 20 मिनट दिन के लगा के ना तुम अकाउंट्स, इकोनॉमिक, बीएसटी तीनों में कई कई घंटों की मेहनत निकाल लोगे, क्योंकि तुम्हें फिर काम क्या होगा याद करने का, सिर्फ क्या इसका कॉन्सेप्ट था, बाकी तुम अपनी भाषा में लिखाओ। समझो इस बात को। भाई जब मैं लोकल बिजनेस स्टडीज पढ़ाता ना ट्यूशंस में, तो मैं बच्चों को बिजनेस स्टडीज कराने से पहले डेली आर्टिकल राइटिंग का क्वेश्चन देता था और उसको खुद पर्सनली चेक करता था। जो काम एक इंग्लिश के टीचर का था वो मैं करता था, क्योंकि मैं अपने बच्चों को हमेशा कहता था मुझे तुम्हें रटवाना ही नहीं है। अगर तुम सारा रट रहे हो तो तुम बेवकूफ हो और मैं एज अ टीचर फेलियर हूं। तो रटना नहीं। अब सुनो स्टेप 2 क्या है। स्टेप 2 है, क्या हमें बिल्कुल भी कुछ नहीं याद करना, क्या हमें सब कुछ समझ के लिखना है? नहीं, हमें क्या करना है, हमें सिर्फ मेमोराइज करनी है हेडिंग्स और कीवर्ड्स। जैसे कि आपका स्टाफिंग प्रोसेस में जितने भी स्टेप्स हैं उनकी हेडिंग नोट्स बनाओ और उन नोट्स को अपनी एक रफ कॉपी में लिख लो। आपका हर चैप्टर के मुश्किल से मुश्किल 1 से 2 पेज के नोट्स निकल के आएंगे, जिसमें कि अगर आप इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, स्टेप्स ऑफ प्लानिंग, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, सबके सिर्फ हेड्स लिखोगे और हेड्स के अंदर आने वाले कीवर्ड्स, ठीक है। किसी पैराग्राफ में मानो हमारा प्लानिंग प्रीमिसेस का टॉपिक है, तो उसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड है जिससे एग्जामिनर को चेक करते हुए पता चल जाए, क्योंकि एग्जामिनर आपका पूरा आंसर नहीं पढ़ता है, ये मैंने बहुत बार बताया है। तुम्हारे मन में वहम है अगर तुम्हें लगता है वो तुम्हारा पूरा आंसर पढ़ता है, वो सिर्फ क्या करता है, हेडिंग देखता है और वो ऊपर ऊपर से पढ़ता है आपने पैराग्राफ में क्या लिखा है, कीवर्ड्स देखता है
और उसके बेसिस पे नंबर देता है। तो आपकी बस हेडिंग सही होनी चाहिए और आपके कीवर्ड्स होने चाहिए। अब आप कहोगे भैया ये कीवर्ड्स कहां से ढूंढे, ये हेडिंग्स कहां से ढूंढे, ये जो मतलब आपने बोला है कि भाई सारी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कर लो, वो सब कहां से करे। सुनो मेरी बात भाई, इस चैनल पे मैं बुक वन, जब मैं वीडियो बना रहा हूं, बुक वन पूरी पढ़ा चुका हूं आप लोगों की, और मैंने ये सारी चीजें कवर करी है प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल। मेरे लेक्चर थोड़े लंबे होते कंपैरेटिवली, पर एक एक कॉन्सेप्ट को ऐसा पढ़ाया कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। एक लेक्चर जाके देख लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा किसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, हर कॉन्सेप्ट को केस स्टडी के साथ पढ़ाया है, क्योंकि एग्जाम्पल भी लिखना बहुत जरूरी होता है एग्जाम में, हर टॉपिक के साथ ऑलमोस्ट। ठीक है, तो आपको प्रॉपर कॉन्सेप्चुअली चीजें पढ़ाई है, हेडिंग्स प्रॉपर समझाई है, कीवर्ड प्रॉपर मैंने मार्क करवाए हैं एनसीईआरटी से ही कि भाई इस टॉपिक में ये वर्ड्स हैं, ये लाइन्स है जो इंपॉर्टेंट है याद करना। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल ये हेडिंग्स और कीवर्ड्स एक कॉपी में, एक नोट्स में बनाना है। हर चैप्टर के 1 से 2 पेज के सिर्फ नोट्स बनेंगे जिसमें हेडिंग्स और कीवर्ड्स होंगी। पर अब इसमें एक क्वेश्चन ये और आता है कि भैया मैंने तो नोट्स भी बनाए हैं, जिन्होंने बनाए हैं उन्हें पता है, जिन्होंने नहीं बनाए उनको ये चैलेंज आएगा कि भैया मैं ना प्रॉपर मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, हेडिंग सारी लिखी हुई हैं, बट मैं फिर भी भूल जाता हूं जब मैं आगे बढ़ता हूं। तो अब यहां पे हमारा स्टेप 3 आ जाता है, बीटिंग द फॉरगेटिंग कर्व। इसका क्या मतलब, फॉरगेटिंग कर्व क्या होता है, सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं। स्टेप 1 क्या था, रटना बंद करो, अपनी भाषा में लिखना सीखो। स्टेप 3 क्या था हमारा, यहां पे हम सिर्फ हेडिंग्स याद करेंगे, कीवर्ड्स याद करेंगे वर्ड टू वर्ड, बाकी अंदर का खुद लिख के आएंगे। बट स्टेप 3 अब क्या है कि भैया हेडिंग्स भी नहीं याद होती, हेडिंग्स कर लेते हैं पर भूल जाते हैं बाद में जाके। फॉरगेटिंग कर्व समझो, ये तुम्हारे लिए आंख खोलने वाली चीज है, यही पूरा गेम है जहां पे तुम चूक जाते हो और भूल जाते हो। देखो फॉरगेटिंग कर्व क्या होता है, कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है, बड़ी सिंपल सी बात है, बस थोड़ा सा ध्यान से सुनना। देखो ये ना एक ग्राफ होता है जिसमें कि ये हो गए डेज और ये हो गया आपकी मेमोरी। इसका क्या मतलब है भाई, बहुत डिफिकल्ट सी चीज पढ़ाने बैठ गया? नहीं, देखो यार, मानो आपने डे 1 को कोई चैप्टर 1 पढ़ा, चैप्टर 1 आपने मेरे लेक्चर से देखा, आपको याद हुआ, पर अगर आप उसको रिवाइज नहीं करोगे ना तो 1-2 दिन में आपका ये सारी मेमोरी चली जाएगी और डे 3 तक आते आते आप सब भूल जाओगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, डे 1 आपने पढ़ा, अब क्या होगा, डे 3 आप उसको दोबारा पढ़ोगे। अब सुनो मेरी बात, दोबारा पढ़ने का मतलब ये नहीं कि पूरा मेरा 2-2.5 घंटे का लेक्चर देखोगे, पूरा चैप्टर पढ़ोगे, नहीं। तुम्हें क्या करना है, जब तुम डे 3 उठाओगे ना तो तुम्हें डे 3 बस सिंपल सा क्या करना है, जो हेडिंग्स तुमने बनाई थी ना, पढ़ते हुए नोट्स बनाए थे, या फिर एटलीस्ट सिर्फ बुक से हेडिंग देखो और याद करने की कोशिश करो इसमें क्या एक्सप्लेनेशन था, इसका क्या मतलब था। अगर तुम्हें याद आ गया और जो वहां पे लिखा है उससे मैच कर गया तो तुम्हारा सॉर्टेड है सीन, तुम्हें अब नहीं भूलोगे तुम उसे। ठीक है, तुम्हें सब कुछ आता है। अगर तुम भूल गए हो तो उसको दोबारा पढ़ लो। अब क्या है, मानो तुमने डे 3 पे रिवीजन करी तो भाई वो तुम्हारा टॉपिक इतना पक्का हो गया कि अब तुम उसे बहुत लंबे टाइम तक नहीं भूलोगे। अब क्या करो भाई, तुम डे 7 पे आओ, दोबारा पढ़ लो, फिर वो तुम्हारा पूरा फ्रेश हो जाएगा, फिर वो तुम्हारा इतना पक्का हो जाएगा तुम कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, पर अब तुम कहोगे कि भैया अगर हम ऐसे ही करते रहे, मानो मैं चैप्टर 10 पे पहुंचा, ठीक है, यहां पे मैं यही तो कह रहा हूं कि चैप्टर 1 पढ़ रहे हो, चैप्टर 1 पढ़ लिया, अब चैप्टर 2 जब स्टार्ट करो पढ़ना उससे पहले ना एक बार चैप्टर 1 की हेडिंग सारी गो थ्रू कर लो, फिर चैप्टर 3 जब स्टार्ट करो तो चैप्टर 1 और 2 की हेडिंग्स पढ़ लो। अब तुम यहां पे कहोगे कि भैया ऐसे तो चैप्टर 10 पे पहुंच गया तो मैं 9 चैप्टर पहले रिवाइज करने बैठूंगा। भाई एक चीज बता रहा हूं, जब तुम चैप्टर 1 को 3-4 बार पढ़ लोगे ना, रिवाइज कर लोगे, तुम्हारी हर रिवीजन के साथ वो दिमाग में इतना पक्का होता जाएगा कि एक टाइम ऐसा पहुंचेगा तुम्हें 5 मिनट लगेंगे सारी हेडिंग्स को बस रिवाइज करने में। अरे हाँ, इसके इस टॉपिक के अंदर लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग के अंदर ये सारी हेडिंग्स थी, उसका ये एक्सप्लेनेशन था, मेरे को बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, 1 मिनट के अंदर सब कुछ याद आ गया। इतना टाइम लगता है, इतना टाइम लगेगा, और तुमने यहां पे सीख लिया कि कैसे अपनी भाषा में लिख के आते हैं आंसर्स को, तुम्हारा काम बन गया। तो अब समझ लो बात को, तुम्हें प्रॉपर मैंने गाइड दी है कि भाई स्टेप 1 में सब कुछ क्या कहते हैं, रटना बंद करो, यहां पे हेडिंग्स याद करो, और हेडिंग्स ना भूलो उसके लिए फॉरगेटिंग कर्व को बीट करो। ये है तुम्हारा बिजनेस स्टडी को कभी ना भूलने का फॉर्मूला, जिससे मेरे बिजनेस स्टडीज में जब मैं पढ़ता था 90 में से 88 मार्क्स आए थे, बिना किसी ट्यूशन के, बिना यूट्यूब के, बिना किसी स्कूल टीचर के, जो मैंने खुद से सारा पढ़ा था, और वो भी लास्ट के कुछ 15-20 भी दिन महीने में भरा पड़ा था। अब सुनो एक बात और ध्यान से,
भाई मैंने टेलीग्राम ग्रुप तुम लोगों के लिए बनाया है, टेलीग्राम ग्रुप में जाओ, वहां पे मैंने पीएसटी 75 का पार का मिशन लिया है, वहां पे मेरे से तुम लाइव इंटरेक्ट करोगे, कैश प्राइजेस होते हैं मीम्स के, और सारा मटेरियल दूंगा जो तुम्हें रिक्वायर्ड है 75 मार्क्स लाने के लिए बिजनेस स्टडीज में। तो तुरंत नीचे जाओ, पिन कमेंट में लिंक है और जाके ज्वाइन कर लो, ठीक है।